हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। ठीक, तो मैंने कल आपको दूसरा पाठ इतिहास का पढ़ाया था, जिस लेसन का नाम है आखेट, खाद्य संग्रह, भोजन उत्पादन तक। तो उसमें हमने ये सीखा कि कैसे हम शिकार करते करते हम यहाँ तक उत्पादन तक पहुँचे हैं। उसमें हमने 3 काल पढ़ा था। एक है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। इसकी तारीख, पूरा पाषाण काल का तारीख है 20 लाख से पहले से लेकर 12,000 तक माना गया है। उसके बाद मध्य पाषाण की जो तिथि है 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले माना गया है। उसी तरह नवपाषाण काल को 10,000 लाख से लेकर अब तक माना गया है। ये कुछ बातें थी जिसमें हमने सीखा था कल कैसे हम लोग ने शिकार करते करते भोजन तक पहुँचे थे। जैसे उसमें ये भी हमने सीखा कि पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी। मध्य पाषाण काल में हमने खेती का ज्ञान हुआ था और मछली भी हमने उपयोग करने लगे थे। और नवपाषाण काल में हम खेती को एक उत्पादन के रूप में हम प्रयोग करने लगे थे और इसी समय पहिए का भी आविष्कार हुआ था। ये कुछ हमने पढ़ा था। आपको याद होगा कि उसी से मिलता जुलता अब तीसरा लेसन है इतिहास का, जिसका नाम है आरंभिक नगर। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे आरंभिक नगर। आरंभिक नगर मतलब सबसे पहला जो है नगर, मतलब होता है शहर। सबसे पहला शहर कहाँ बना था, किसने शुरुआत की थी, इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। ओके, पाठ की शुरुआत करते हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये दो प्यारे बच्चे हैं। एक का नाम है जसपाल और एक का नाम है हरप्रीत। तो ये दोनों सोचते हैं अपने बारे में, इस बारे में सोचते हैं। ठीक, चले पढ़ती हूँ मैं। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे हैं, जिसे गली के बच्चे बुतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को तो देखो, क्या तुमने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत करवाने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो ये दोनों बच्चे जो हैं प्यारी सी, ये जसप्रीत और हरप्रीत जो हैं, ये सोचने लगते हैं कि ये जो पुराने खंडहर है, जिसे वहाँ के बच्चे जो है भुतहा घर कहते हैं, तो ये लोग जो है ये इन्हें इतना इम्पोर्टेंट क्यों मान रहे हैं, क्यों इनके लिए ये जो है इतना इम्पोर्टेंट है। तो ये सोच रहे हैं। तो चले शुरू करते हैं। तो ये बताते हैं हम लोग कि ये जो पुराना खंडहर है, जो बच्चों को वो खंडहर लगा, वो लोगों को क्यों प्रिय है। यहाँ पे शुरू होती है हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। अक्सर भी कोई भी पुरानी इमारत है, वो अपने आप में अपनी एक नई तरीके की कहानी हमें सुनाती है। तो लिखा है, लगभग 150 साल पहले जब जापान में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिलता है, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता का जो अक्ष मिलता है, वह कहाँ है, पाकिस्तान में है, जो अक्ष में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंट मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा की खंडहरों को हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्हें रेलवे लाइन बिछाई।
इससे कई इमारत पूरी तरह नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चलता है कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जो कि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। इसलिए बाद में मिलने वाली इस तरह के सभी पूरा स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिलती उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 47 साल पहले हुआ था। देखो, जो है रेलवे की लाइन बिछाने के लिए वहाँ खुदाई की जा रही थी, तो वहाँ पे कुछ ईंटें मिले। तो जो वहाँ इंजीनियर थे वो सोचे ये ईंटें हमारे जो है रेल लाइन बिछाने में काम आएंगी, तो वो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी ईंटें का उन्होंने उपयोग किया। लेकिन जब वहाँ पुरातत्ववेत्ता ने जब आके वहाँ पे खुदाई किया, उन्हें ये जानकारी मिली, तो उन्हें ये पता चला कि ये सबसे पहला शहर है। ठीक, और फिर क्योंकि ये सबसे पहले मिला था, तो इसके बाद जो भी शहर मिले तो वो सब इसी के अंदर शामिल किए गए। इससे जो भी चीज मिलती थी उसे सब हड़प्पा सभ्यता के अंदर शामिल किया गया था। ठीक, आगे लिखा है इन नगरों की विशेषता क्या है। जो हमें हड़प्पा सभ्यता मिली है जो पाकिस्तान में आज है, तो उन नगरों की विशेषता क्या है पढ़ते हैं। इस नगरों में से कई दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह नीचे इलाकों में था। ऊंचे वाले भाग को पुरातत्ववेत्ता ने नगर दुर्ग कहा है और नीचे हिस्से को निचला नगर कहा है। मतलब है एक जो पश्चिम भाग था वहाँ पे छोटे घर होते थे लेकिन ऊंचाई पे बने होते थे, और जो पूर्वी भाग था वहाँ बड़े घर होते थे लेकिन नीचे इलाके में थी। तो इसलिए पुरातत्ववेत्ता ने जो बड़े ऊंचाई वाले भाग पे जो घर रहते हैं उसे नगर दुर्ग कहा गया है, और जो निचले हिस्से में जो नगर थे उसे क्या कहा, निचला नगर कहा गया है। ठीक, आगे लिखा है दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंटों की बनी होती थी। जो उनके जो दोनों हिस्सा जो ऊपर थे थोड़ा कुछ नीचे हिस्से में जो नगर बसी हुई थी, उनके जो चार दीवारी चारों तरफ की ईंटों की दीवार जो थी वो पक्के ईंटों की बनी हुई थी। इसकी ईंटों इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उसकी दीवारें खड़ी रही। मतलब इतनी मजबूती से वो ईंटें बनी हुई थी कि वो आज तक, मतलब कब बनी थी उससे लेकर अब तक वो वैसी ही दीवार जो है खड़ी थी। फिर दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिकनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। वो इस तरीके से ईंटे को चिकना करते थे जिससे वो दीवार जो है खूब मजबूत रहे। आगे लिखा है कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई हैं। मिसाल के तौर पे मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानघाट कहा है। मतलब कहा गया है कि जो ऊंचे स्थल पे उस समय हिस्से पर जो नगर बने हुए थे तो उसमें कुछ खास तरीके से इमारतें बनाई गई थी। ये मिसाल के तौर पे लिया गया है मोहनजोदाड़ो नाम का स्थान है। वहाँ पे एक तरीके का तालाब बनाया गया जिससे पुरातत्वविदों ने इसका नाम स्नान घर मतलब कि नहाने का घर कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंटें और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। ठीक, लिखा है
इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ी बनाई गई थी और ओर चारों ओर कमरे बने गए थे। इसमें भ, इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। प्रयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिकों विशेष अवसर पर स्नान किया करते थे। ये पुरातत्वविदों का अंदाजा है, ये उनका अध्ययन करके हमें बता रहे हैं कि जो मोहनजोदाड़ो में स्नान घर मिलता था वो किसी ईंट और प्लास्टर से बनी हुई थी। फिर इसमें चारकोल का भी परत चढ़ाया गया था। चारकोल एक तरीके का पदार्थ है, उसका ही वो प्लास्टर किया गया था, चढ़ाया गया था। और इसके दोनों तरफ क्या है, उतरने के लिए चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं। और इसमें जो पानी भरा जाता था वो कुएं की सहायता से भरा जाता था। और जब वो लोग नहा लेते होंगे तो वो उसे खाली कर दिया करते होंगे। और ये जो है विशेष अवसर पे ही वहाँ के नागरिक नहाया करते होंगे। ठीक, तो इस तरह हम देखते हैं मोहनजोदाड़ो यहाँ हमारे हैं। देखिए ये सिंधु नदी के पास है और जो कि पाकिस्तान के हिस्से में आ रहा है। फिर तो ये खास तरीके का यहाँ पर खास तरीके की इमारतें मिली हैं हमें। ठीक, ये हमने देख लिया। आगे लिखा है कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में भी अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभव यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिलते हैं। मतलब जो कालीबंगा है और लोथल जो स्थान मिले हैं वहाँ पे अग्निकुंड क्या होता है, यज्ञ करने का एक अग्निकुंड, उसमें आग जला के यज्ञ किया जाता है। तो ये अंदाजा है कि वहाँ पे अग्निकुंड मिले हैं जिससे यज्ञ किया जाता होगा। और बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह मतलब कि ऐसे ऐसे भंडार जहाँ पे खाने को इकट्ठा किया जाता होगा। ठीक, तो उसमें बताया गया है। अब चित्र में देखते हैं, ये हमारे लोथल है, ये कालीबंगा है, ये जो कुछ है। और ये हमारे जो हड़प्पा सभ्यता है, ये देखिए यहाँ पर जो है अग्निकुंड मिले हैं और बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह जिसमें खाना इकट्ठा करके रखा जाता होगा। ठीक, तो ये आ जाते होंगे गुजरात और ये राजस्थान के हिस्से में आ जाते हैं। और एक है जो सिंधु नदी रावी नदी के पास पाया जाता है, जो पाकिस्तान, आधा हिस्सा पाकिस्तान में जाता है और आधा हमारा जो हिंदुस्तान में आता है। तो ये कुछ जगह है जहाँ पे ये चीज़ पाई गई है। ठीक, अगर समझ आ रहा है तो बताते जाइएगा। ये है जो मोहनजोदाड़ो जो नगर मिले हैं मोहनजोदाड़ो के पास, ये महान स्नान घर है। देखिए यहाँ पे एक सीढ़ी गई है, एक यहाँ सीढ़ी गई जो कि उतरने और चढ़ने के लिए। और यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ था। और ये जो है स्नान जो करते होंगे ये कोई विशेष अवसर पे ही नागरिक किया करते होंगे। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो ईंटें हैं, जो ईंटें की जो प्लास्टर और चारकोल पदार्थ का इस्तेमाल करके जो मिट्टी के मतलब ईंटें की दीवार बनाया करते थे, उसका ये चित्र है कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता के लोग ईंटें को इस तरह बनाते थे कि बहुत ज़्यादा मजबूत रहे। ठीक, ये दो पिक्चर है, आप देख सकते हैं, ये दो पिक्चर है, आप इसे देख के समझिए। ओके, चले आगे पढ़ते हैं। भवन, नाले और सड़कें। इस नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिलें होते थे। घर में आंगन के चारों ओर कमरे बने जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाले में हल्की ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी।
नालों के ढक्कन सॉरी बच्चों, नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मनहोल बनाए गए थे, जिसके जरिए उनकी देखभाल और सफाई की जाती थी। घर, नाले और सड़क का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया गया था। मतलब उस समय के जो नगर बनाए गए थे वह एक ऐसी योजना के तहत बनाए गए थे जो आज आप अपने घर में भी देखते हैं। जैसे कि बीच में आंगन थे, चारों ओर कमरे थे, एक अलग सा स्नान घर मतलब नहाने का घर था, और जो नाले जो पानी के ढलाव के लिए पानी जाने के लिए एक नाला बनाया जाता था। छोटे छोटे नाले जाके एक बड़े नाले से जुड़े होते थे जिससे पानी आसानी से जा सके, और उसकी सफाई के लिए हर थोड़ी थोड़ी दूर पे ढके हुआ रखा जाता था ताकि उसमें की सफाई की जा सके और आसानी से पानी निकाला जा सके। इस तरीके से उस समय के भवन, एक सड़क और नगर थे। ये वो पिक्चर है, देखिए ये इस तरीके ये नगर है, आप देख रहे हैं ये कुआं है, घर के अंदर कैसे कुआं है, और ये सड़क है, ये लंबी लंबी सड़क है, और ये पतली पतली जो लाइन है ये एक तरीके से नाला है जो जाके बड़े नाले में जाके मिल जाया करते थे। तो ये घर के अंदर कुआं है, ठीक, ये आपको समझ आ रहा है ना। ये उस समय के नगर जो थे इस तरीके से बनाए गए थे, जो एक नियम तरीके से एक योजना बना के जैसे लगता है कि बनाया गया है, जो आज हम लोग अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं। अपने घर में भी एक आंगन होते हैं, उसमें स्नान घर होता है, और पानी को बाहर जाने के लिए नाली होता है, और ये सारी नाली एक बड़े नाले में मिलती हैं, जिससे और फिर सफाई भी होती है। तो इस तरीके से ये बहुत पहले से ही चला आ रहा है, जो आज भी हम देखते हैं। ठीक, पढ़ रही है ना, चलिए आगे पढ़ते हैं। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर एक लोग रहते होंगे जो नगरों की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि यह शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोना चांदी से बने आभूषण जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपि भी होते थे, जैसे मोहर पर तो लिखे ही थे, और शायद अन्य चीजों पर भी लिखे होंगे जो बचे नहीं पाए हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकला स्त्री और पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों और किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तु लेते थे और साथ ही लाते थे। सुदूर देशों की किस्से कहानियां, मिट्टी से बने खिलौने भी मिलते हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। तो ये जो है मिट्टी के खिलौने हैं जो उस समय के बच्चे हैं जो खेलते होंगे, और ये एक सभ्यता मिला हुआ मोहर है। ये कुछ लिपि है जिसे आज तक हम नहीं पढ़ पाए हैं। तो ये एक तरीके का मोहर है और ये जो है सुंदर से खिलौने हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, नगर और नए शिल्प। अब हम कुछ नगर के बारे में पढ़ेंगे जो हड़प्पा सभ्यता से और भी मिले हैं, और उसमें क्या क्या शिल्प मतलब कला देखने को मिली है वो आगे पढ़ते हैं। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्ववेत्तों को जो चीज़ वहाँ मिलती है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोना और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबा और कांसे से औजार, हथियार, गहने तथा बर्तन बनाए जाते थे। सोना और चांदी से
गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु में से मन की बात और फलक है। ये जो है आप देख रही हैं, ये जो चीज है ये एक मन का है। पढ़ा रही हैं, गलत जा रहा है, मिनट देख। ये एक मन का है, ये एक फलक है, ये मन का है। ये जो वहाँ के कुछ नगरों से ये प्राप्त हुई, ये बहुत मूल्य चीजें हैं। ये कांसे, तांबे, शंख, सोने चांदी से बने हुआ करते थे। आगे लिखा है हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनती थी। इन आयताकार मोहरों पर सामान्य जानवर के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मतलब कि जो मोहरें मिलती थी वो किस रंग की होती थी? काले रंग के। उसमें लोग जो है काले रंग के, खूबसूरत काले रंग के और लाल रंग की जो बर्तन बनते थे, काला और लाल रंग का उपयोग करते थे। और जो मोहर थी वो आयतकार थी। कौन सा? आयतकार थी। उसमें जानवर के चित्र बने थे, जो मैंने ऊपर आपको दिखाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस तरह, ये देखिए, ये जो है ये आप समझ सकते हैं जो आयतकार है और इसमें एक जानवर का चित्र भी है। तो ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास पाया गया है। ठीक, आगे लिखा है संभवत 7,000 लाख पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े का अवशेष, चांदी के एक फूलदान का ढक्कन और तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तु से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी और फ्रेंच से बनी तकनियां सूत कताई का संकेत देती हैं। मतलब वहाँ से कुछ मोहनजोदाड़ो से पहले तो मेहरगढ़ में कपास की खेती की जाती थी। ठीक, उसके बाद वहाँ मोहनजोदाड़ो के पास कपड़े के टुकड़े मिले हैं, चांदी के का फूलदान का ढक्कन मिला है। ठीक, उसके बाद तांबे में की वस्तु में ये चिपके हुए मिले हैं। तो ये कुछ चीजें वहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं कि जो किसी खास चीजों को बनाने के लिए खास परीक्षण कर लेते हैं, जैसे पत्थर तरसाना, मन के चमकाना या फिर मोहरे को चिपकारी करना आदि। पृष्ठ 26 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम के प्रशिक्षित हासिल थे या फिर केवल महिला ही। शायद कुछ महिला और पुरुष दोनों ही इस काम में सक्षम थे। तो यहाँ ऊपर नीचे जो मूर्ति बताई गई है वो ये मूर्ति है। आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर तरीके से बनाई गई है। वस्त्र पहना हुआ और वो वस्त्र पे जिस तरीके का उसने उसकी कढ़ाई की, उस तरीके का ये कढ़ाई किया गया। इसकी दाढ़ी को कितने बारीकी से बनाया गया। ये सुंदर एक तरह की मूर्ति कला है और इसे बनाने वाला जो होगा या तो महिला होगी, ये बताया नहीं जा सकता कि यह महिला है या पुरुष। तो ये दोनों तरीके के व्यक्ति हो सकते हैं, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, जो इस कलाकार में ऐसी कलाकारी करने में सक्षम हो। ठीक, फेयरनेस, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं, लेकिन फेयरनेस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू और स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तु बनाई जाती थी। इसके बाद
उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्र हरे होते थे। फेनस से मन की चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक, ये आप देख सकते हैं। ये ये जो है ये वो एक तरीके से तैयार किया गया है फेनस से ही। इसमें कलर आप देख सकते समुद्र कलर का है, जो समुद्र का कलर होता है आसमानी हल्का, तो उस कलर के इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो है इससे बनता था, ये बालू और स्फटिक पत्थर से, उसके चूर्ण से और गोंद मिला के बनाया जाता था। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं ये वाला कच्चे माल की खोज। ठीक, कच्चे माल उन पदार्थ को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातु के आवश्यक प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पे किसान द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कटाई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वही मिलती थी। लोग तांबे, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थ का वे दूर दूर से आयात करते थे। क्या है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो भी बहुत दूर से ही सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर से दूर दूर से आयात करते थे, मतलब खरीदा करते थे, और जो कपड़े के कपास से बुनाई करके कपड़े तैयार किया करते होंगे, ये हमें बताया गया है। आगे लिखा है हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। मतलब उस समय की जो हड़प्पा सभ्यता थी वो तांबे का जो खरीदते होंगे, वो जो आज हम जो राजस्थान है वहाँ से खरीदते होंगे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे की आयात की जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का भी आयात आधुनिक इराक और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। मतलब क्या बताया कि सोना जो वो खरीदते थे वो कर्नाटक से खरीदा करते थे। बहुमूल्य पत्थर जो हुआ करते थे वो गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से खरीदा करते थे। और जो कांसा बनाने के लिए वो जो धातु का इस्तेमाल करते थे, तांबा और टीन, ये जो इस्तेमाल करते थे, इसके टीन का जो कांसा बनाने के तांबा और टीन का जो मिश्रण करके कांसा बनता था, उसे वो ईरान, अफगानिस्तान से खरीदा करते होंगे। तो ये हमें बताया गया है कुछ चीज़ें, कौन सी चीज़ें कहाँ से खरीदी जाती थी। तो ये आप इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे एक बार और रिवाइज कीजिएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं आज के दिन से आज के आधुनिक समय में यहाँ कहाँ से खरीदा जाता था। ठीक, ये मैं फिर से पढ़ा देती हूँ। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। मतलब उस समय के हड़प्पा की जो सभ्यता के लोग थे वो तांबा कहाँ से, राजस्थान से खरीदा करते थे। पश्चिम एशिया से देश ओमान से भी तांबे का आयात, मतलब दो जगह से, एक कहाँ से है, राजस्थान, और एशियाई देश ओमान से भी तांबे की खरीदा जाता था। कांसे बनाने के लिए जो तांबे और टीन का जो मिश्रण तैयार करके कांसा बनता था, उसकी भी आयात जो है ईरान और अफगानिस्तान से की जाती थी। सोने का आयात जो है कर्नाटक से, और बहुमूल्य पत्थर जो है गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से उस समय के लोग किया करते थे। नगरों में रहने वाले के लिए भोजन, ये पढ़ना है।
लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। मतलब कुछ लोग हैं जो नगरों के अलावा गांव में भी रहा करते होंगे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चारागाह ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों के खाने का सामान देते थे। जो उस समय के किसान और जो चारागाह थे, वो लोग शहर में रहने वाले शासक है, जो लेखक है या दस्तकार, जो भी लोग थे, उनको ही खाने का सामान दिया करते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते होंगे। वहाँ के जो अवशेष मिले हैं, जो खुदाई से कुछ सामान मिले हैं, वो गेहूं के, दाल और जौ और मटर, तिल के अवशेष मिलते हैं। उससे पता चलता है कि ये इन लोग की खेती करते थे और इसी को खाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का उपयोग एक नई बात है। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायतः लकड़ी से बने जाते थे, लेकिन हल के आकार का खिलौना मिलते हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोग ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, जैसे जरूरत पड़ने से उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्ती के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंड को चारा और पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फसलों को इकट्ठा करते थे, मछली पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवर के शिकार करते थे। जब वहाँ पे सूखा पड़ता था कुछ महीने में, जहाँ पानी की कमी हो जाती थी, तो वह लोग क्या करते थे, मवेशियों के झुंड में होकर एक झुंड में होकर पानी की तलाश में जाते थे। और जो बैर होता है, जो आप आज भी खाते होंगे, उसे इकट्ठा किया करते थे। क्यों? वो जल्दी खराब नहीं होते हैं, तो बैल को इकट्ठा करते थे, मछली पकड़ के और हिरण के शिकार करके वो खाया करते थे। लेकिन उस समय जो सिंचाई की जाती थी, ये संभव है कि हल से की जाती थी, लेकिन कोई ऐसे अवशेष नहीं मिले हैं कि हल है। लेकिन कुछ खिलौने जो मिले हैं, कुछ खिलौने मिले हैं जो बच्चों के खिलौने टाइप के हैं। ये हल्के जैसे हैं, ये देखिए, ये एकदम हल्के जैसे लगे। ये छोटा है, जो बच्चे उस समय खेलते होंगे, हल के रूप में इस्तेमाल किया जाता होगा। ठीक, इसी तरह यहाँ पे भी कुछ छोटे बच्चों का, ये आप देखें, छोटे बच्चों का ये पहिए वाला खिलौना है। ये एक तरीके का मोहर है जिसमें जानवर के पिक्चर बने हैं। तो ये इस तरीके के कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ के खुदाई पे हमें अवशेष के रूप में मिले, जिसे हम अध्ययन कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ना। ये गुजरात में हड़प्पा कालीन नगरों के सूक्ष्म निरीक्षण। ठीक, चले। कच्छ के इलाके में खादीर बेट के किनारे धौलावीरा नामक नगर बसा था। कहा, कच्छ के इलाके गुजरात में जो है धौलावीरा नामक एक नगर बसा हुआ था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। वहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभाजित थे। वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। धौलावीरा नगरों को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्सों में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर को पत्थर में खुदा पाया गया है। इस अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुएं पर पाए जाते हैं।
गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसा स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनी कई चीज एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह में कई मोहर और मुद्रांक और मोहरबंदी मतलब गीली मिट्टी पे दबे हुए बनी उनकी छाप मिली है। मोहरबंदी मतलब कि गीली मिट्टी पर उनकी छाप मिली हुई है। ठीक। लोथल का बंदरगाह, यहाँ बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नाव रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल जो है चढ़ाया और उतारा जाता होगा। तो ये जो है आप देख सकते हैं, ये जो है बंदरगाह है लोथल। ठीक, जहाँ पे समुद्र द्वारा जो सामान आते थे वहाँ आसानी से उतारा और चढ़ाया जाता होगा। तो आगे लिखा है यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अर्ध बने मनके मतलब आधा बने हुए मनके बने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिले हैं। एक ऐसी इमारत थी लोथल में जहाँ पे मनके बनाने का काम होता होगा और वहाँ पे आधे मनके, पूरे बने हुए मनके और उनका मनके बनाने के उपकरण भी वहाँ पे पाया जाता है। अब यहाँ लिखा है मोहरबंदी या मुद्रा या मोहरकंद क्या है। ये बताया है मोहरों का उपयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्ह करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी लोग कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी, एक जो मोहरबंदी कहते थे, जो सामान था वो जब पैक हो जाती थे तो उनके जो किनारे पे मोहर के किनारे पर गीली मिट्टी लगा के उस मोहर के छाप पर दिया जाता था। इसी को मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं हुई है। मतलब कि जो ये मोहर लगाया करते थे उस समय के लोग, वो इसलिए कि हमारा सामान सुरक्षित रहे। अगर उस मोहर अगर टूट जाता था तो ये समझ जाते थे कि इसमें से सामान कुछ हम गायब हुआ है या चोरी किया गया है, इस तरीके से होता था। ये तो सुरक्षा के लिए इस मोहर का इस्तेमाल किया जाता था। इसे ही मोहरबंदी कहती है। ये लास्ट लग रहा है पैराग्राफ, सभ्यता के अंत का रहस्य। अब ये सभ्यता कैसे खत्म हो गई इसका रहस्य है। लगभग 39,000 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इस नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का उपयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदारो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी मुना घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईख पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंड से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि
सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदी के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंधु और पंजाब में बस्ती उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्ती जाकर बस गए। इसके लगभग 14 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। मतलब नए नगरों का विकास हुआ। जब ये हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ तो कुछ से 14 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, जो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताया क्या गया है कि ये जो सभ्यता का अंत हुआ है वो कई कारण है। अपनी अपनी सोचों से विज्ञान जो है पुरातत्ववेत्ताओं ने अध्ययन करके बताया कि हो सकता है कि वहाँ बाढ़ आ गया हो सकता है कि चारागाह खत्म हो गया, सूखा पड़ गया हो सकता है कि जो ईख पकाने के लिए जरूरत के ईंधन होते वो समाप्त हो गए हो, तो इस तरीके से जंगल भी विनाश हो गए हो। तो ये अलग अलग इनका अंदाजा है कि शायद इस वजह से ये जो सभ्यता खत्म हो गई हो, लेकिन ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये सभ्यता कहाँ से अंत हो गया है। ठीक, तो ये हमारा लेसन खत्म हो रहा है। इससे कुछ जुड़ी हुई अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं इसे फिर से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ठीक, तो आज हमने इस लेसन में बहुत चीज़ पढ़ा है, जैसे कि कहाँ पे स्नान घर पाया गया, कौन चीज़ कहाँ से आयात की जाती थी, कौन सी चीज़ें मिली है हमें, जो कालीबंगा में हमें क्या मिला है, लोथल में क्या मिला है, थैलावीरा में जो क्या चीज़ें मिली हैं, ये चीज़ें हमने पढ़ा है। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है, मैं इसे पढ़ती हूँ और इसका कुछ आपको याद कराने की कोशिश करती हूँ। पुरातत्ववेत्ताओं को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता होगा? तो इसका उत्तर होगा कि जो मेहरगढ़ में जो कपास की खेती होती थी, वो खेती की जाती थी, जिसे बुनाई कटाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। उसके कुछ अवशेष जो है, उसके कुछ कपड़े के टुकड़े जो है हड़प्पा सभ्यता के यहाँ पाया गया था। तो इस तरीके से पुरातत्ववेत्ताओं ने यह अध्ययन किया कि शायद हो सकता है कि वह कपड़ों का भी उपयोग करते होंगे। ठीक, नीचे दिया है सुमेर कीजिए। सुमेर करना है, जैसे कि सोना कहाँ से आता होगा। सोना तो मैंने बताया था, जैसे मुझे याद है, कर्नाटक से सोना आता है। ठीक, अब जैसे कि तांबा कहाँ से, तो तांबा आप हम लगाएंगे, तांबा आता है राजस्थान से। टीन कहाँ से आता है, अफगानिस्तान से। और बहुमूल्य पत्थर जो है गुजरात से आता होगा, जो कि ऊपर है। यहाँ हम एक बार देख लेते हैं, कहीं मैंने गलत तो आपको नहीं बता दिया। ठीक, ओके, मैं आ रही हूँ, आपको दिखाती हूँ कहाँ से क्या आता है। क्योंकि मैं अभी तो यहाँ से पढ़ के गई थी, बस ये हमारे पास इसलिए फोटो नहीं आया है। हाँ, जैसे देखिए यहाँ लिखा है, टीन जो है अफगानिस्तान से ही मैंने बताया है। ये है जो टीन का आयात है अफगानिस्तान और इराक से मैंने बताया है। तांबे का है जो है कि तांबे का हमने तो बताया। हाँ, तांबे का इस्तेमाल जैसे राजस्थान से भी है और एशिया के ओमान से भी है। बहुमूल्य पत्थर गुजरात से है। ठीक, और सोना का आना कर्नाटक से। तो यही से वो टॉपिक को लिया गया है। ठीक, तो आज ऊपर है, हमने जो सुमेर किया है बिल्कुल सही किया है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए धातु, लेख, पहिए और हल क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर होगा, हड़प्पा के लोग धातु, लेखन, पहिए का और हल का वो क्यों महत्व था।
सबसे पहले हल का उपयोग तो वो अपनी खेती के लिए किया करते होंगे। पहिए का अगर इस्तेमाल कहें तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। धातु है जैसे कि सोना, चांदी है, सोना, चांदी के बर्तन भी पाए गए हैं तो वो अपने खाने में इस्तेमाल किया करते होंगे। और आभूषण भी पाए गए हैं जो गहने कान के, गले के, तो वो पहनने के लिए इस्तेमाल किए, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। ठीक? ओके बच्चे, ये हमारा क्लास खत्म हो रहा है। ठीक? और ये जो है कुछ तारीख है, इसे आप नोट्स कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ठीक? अगर कोई भी परेशानी होगी तो मुझे बताइएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके बाय। आज की क्लास यहीं खत्म होती है।